गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम सेमेस्टर 3 टैक्सेशन 1। इस वीडियो में आज हम टैक्सेशन की आपकी जो भी इम्पॉर्टेंट थ्योरी है वो सारी डिस्कस करेंगे। विच आर द इम्पॉर्टेंट वन, कौन सी है जो आपको एग्जाम में करके ही जानी है। क्वेश्चंस जो आपके प्रैक्टिकल है उसके साथ जो थ्योरी पोर्शन है वो आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। वीडियो के एंड में मैं आपको पेपर स्टाइल से एक्सप्लेन करूँगी और साथ में आपको वो समझाऊंगी कि आप अगर सम्स करते हैं तो इसके साथ ये थ्योरी करें, अगर आप सम नहीं करते हैं तो कौन सी थ्योरी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट यूनिट, इंडेक्स। पहले अगर हम कंटेंट देखिए तो सुधीर प्रकाशन है, 8 चैप्टर्स आपको दिखाई देते हैं, बट ये 8 चैप्टर्स 8 यूनिट नहीं है, डिफरेंट यूनिट हैं जो 2-3 चैप्टर से कंबाइन बनता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है दैट इज़ योर यूनिट फ्रॉम, जो इंडिविजुअली एक ही यूनिट है। उसके बाद आपका जो सैलरी इनकम है, एग्जाम्प्टेड इनकम है, दैट इज़ योर यूनिट 3, जो आपका थर्ड क्वेश्चन होगा। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 इज़ थियोरी। यूनिट 2 में आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का सम्स आएंगे। इस तरह से मैं आपको पूरी पेपर स्टाइल एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट थ्योरी एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सी थ्योरी है जो आपको पढ़ के ही जानी है ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट 13 ईयर्स यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर। और इस बार मैंने ऑलमोस्ट 4 यूनिवर्सिटी पेपर लिए हैं फ्रॉम द ईयर 2018। सो 18, 19 एंड 21 एंड होपफुली 22 भी इंक्लूड कर ही लिया होगा मैंने। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंपॉर्टेंट थ्योरी फ्रॉम द फर्स्ट यूनिट विच इज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में और साथ में मैं गुजराती में भी देती जाऊंगी। इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया है। हाँ, मैं अपनी तरफ से भी आपको थ्योरी देती जाऊंगी जो भले ही यूनिवर्सिटी में नहीं पूछी है लेकिन आपको पढ़ के जानी चाहिए, क्योंकि जो एमकॉम सेमेस्टर 3 और बीकॉम सेमेस्टर 5 के जो अभी पेपर हुए वो ये कहते हैं कि बच्चों को बहुत अच्छे से रेडी होकर एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। कोरोना के टाइम में जो क्वेश्चन पेपर था और जिस तरीके की स्कीम थी, उस तरह का एटीट्यूड पेपर सेटर का लगता नहीं है। पेपर सेटर चाहते हैं कि बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करके आए, तो हमें उस तरह से ही तैयारी करनी पड़ेगी। जो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स इन इंडिया, ये एमसीक्यू पर्पज़ के लिए भी ज़रूरी था, आप इसे एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ ये मैंने टिक करा हुआ है, बट आपको सिर्फ इसके टैग्स जो लगे हैं वो पढ़ने और अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेनी है, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि इंडिया में टैक्सेशन सिस्टम कैसे काम करता है। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स लर्न करके जाना है। ये वाला क्वेश्चन 2018, 2019 एंड 2021 में दोनों बार, दिसंबर में और जनवरी में दोनों बार ये क्वेश्चन पूछा, यानी कि ये 4 बार यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है। सो गो फॉर दिस मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स अभी तक नहीं पूछा है फ्रॉम द 18, तो इसे भी आप एक बार ज़रूर पढ़ के जाइए। उसके बाद जो फर्स्ट यूनिट में आपको लर्न करना है दैट इज़ मैथड्स ऑफ असेसिंग टैक्स। टैक्स को असेस करने के लिए कितनी मैथड्स हैं, स्टेप सिस्टम एंड स्लैब सिस्टम, आप इसे एक बार पढ़ के ज़रूर जाइए। दैट इज़ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन में से। यूनिट नहीं, चैप्टर की बात करते हैं, यूनिट वाइज मैं आपको लास्ट में पेपर स्कीम एक्सप्लेन करूंगी। सेकंड चैप्टर है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन में आपको इनकम के डेफिनेशन लर्न करके जाना है। 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनकम एक्सप्लेन करो इन द 7 मार्क्स। एसएससी 2021 में पूछा है एसएससी की डेफिनेशन, वो आपको लर्न करके जानी है। असेसमेंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, इस तरह से जब मैंने आपको रेजिडेंशियल स्टेटस एक्सप्लेन किया उसमें भी मैंने आपको ये समझाया हुआ है कि किसे प्रीवियस ईयर और किसे असेसमेंट ईयर कहते हैं, वो आप लर्न करके जाइए। मीनिंग में आपको पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ असेसमेंट एंड व्हाट इज़ प्रीवियस ईयर। देन एक डेफिनेशन है पर्सन की, जिसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सनस एंड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। तो ये जो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है BOI, वो 2018 और 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आप ओवरऑल इस पूरे ही क्वेश्चन को पढ़ के जाएं, क्योंकि आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, तो क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा होंगे इन कंपेयर विद द 2021 एंड 22, राइट। उसके बाद कंपनी की डेफिनेशन 2019 में पूछे, इसे आप ज़रूर एक बार पढ़ लें। देन आई थिंक डेफिनेशन में इसके बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको ये देखना है कि व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग, व्हाट इज़ टैक्स अवॉइडेंस एंड व्हाट इज़ टैक्स इवेजन। मीनिंग तो बेहतर है कि आप मीनिंग करें, उससे अच्छा आप इनका डिफरेंस कर लें कि डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स अवॉइडेंस एंड डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन। इससे क्या होगा कि आप शॉर्ट नोट्स भी लिख पाएंगे, मीनिंग भी लिख पाएंगे, डिफरेंस भी लिख पाएंगे, राइट। ये 2021 में पूछा है डिफरेंस बिटवीन टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स इवेजन, पर आप ये दोनों ही लर्न करके जाएंगे, MCQ पर्पज़ के लिए भी अच्छा है।
टैक्स प्लानिंग और टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस भी, आप ये तीनों डिफरेंस एक्चुअली लर्न करके जाएंगे एग्जाम में, जो शॉर्ट नोट्स में भी आपके काम आएगा। तो दिस इज़ फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर डेफिनेशंस में जो मैंने अभी आपसे कही। नाउ द थर्ड चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी। इसके मैंने आपको सम्स करवाए हैं। सम्स करवाने से पहले मैंने आपको नोट्स दिए हैं, उसे आप पढ़ लेंगे तो थियोरी आपकी ऑटोमेटिकली हाफ तो हो ही जाएगी। तो सबसे पहले एसएससी की डेफिनेशन हम आगे पढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको एसएससी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के हिसाब से करनी है, वो आपको लर्न करनी है। उसके बाद ये जैसे कि रेसिडेंट किसे कहते हैं, बेसिक कंडीशन, तो सम्स के लिए आपको करना ही पड़ेगा और इसके सम आप करके ही जाना। उसके बाद रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट्स, तो ये आपका पार्ट ऑफ सम्स है जो थ्योरी के एंगल में भी पूछ सकते हैं। तो ये 2 in 1 चीज़ें हैं जो आपको करके जानी है। उसके बाद ये आपको करके जाना है इंसिडेंस ऑफ टैक्स, ये भी सम में आता है जिसका सम मैंने करवाया है। इंसिडेंस ऑफ टैक्स में आपको इनकम कौन कौन सी है जो अलग अलग सेक्शन में टैक्सेबल हो, जैसे कि रेसिडेंट, ऑर्डिनरी, नॉट रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, इस तरह से क्राइटेरिया पढ़ते हैं। मैंने सम करवाए। ये आप थियोरी कब करेंगे पता है, सम्स करने के बाद। सम्स करने से पहले आपको लर्न करनी पड़ेगी। आप सम करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको वो याद रह जाएगा। सो इंसिडेंस ऑफ टैक्स आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो ये जो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी है, इसमें क्या होगा कि थियोरी एंड सम एक ही चीज़ है। सम्स करने के लिए आपको कंडीशंस लर्न करने पड़ेंगे और वही कंडीशंस आपकी थ्योरी है। गॉट इट। तो यहाँ पर हमारा 4th चैप्टर आएगा एग्जाम्प्टेड इनकम, जिसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एग्जाम्पशंस एंड डिडक्शन, ये वाला जो आपको टेबल दिखाई दे रहा है कि एग्जेप्टेड इनकम कौन सी है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 कौन से हैं और रिलीफ्स कौन से हैं, वो आप ये टेबल लर्न करेंगे। उसके बाद आपको थियोरी में ऐसे पूछ सकते हैं कि विच आर एग्जेम्प्टेड इनकम्स, राइट। सैलरी, 4 चैप्टर जो सैलरी से पहले हैं उसमें थियोरी पोर्शन ज़्यादा है और प्रैक्टिकल में सिर्फ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी है, तो उस हिसाब से लर्न करिए। सैलरी में आपको सम आएगा, फुल फ्लेज सम आएगा और सम के लिए आपको थ्योरी बेसिक फंडे क्लियर करने पड़ेंगे, बेसिक टेबल लर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप टैक्सेबल इनकम, जो टोटल इनकम है उसके कितने पार्ट्स पढ़ते हैं, ये वाला जो टेबल मैंने टिक करा है कि टैक्सेबल सैलरी इनकम, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये भी आपका प्रैक्टिकल है, ये भी आपका प्रैक्टिकल है। ये सब अभी आपको नहीं आता है, पर आप ये पूरा एक बार देख लें ताकि आपको ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ में आए। उसके बाद आपके पास ये इनकम स्टेटमेंट है सैलरी का, वो आप लर्न करें। सम्स के लिए करना ही पड़ेगा, राइट। इसमें थ्योरी के अंदर एक ये अलाउंसेस आप कर लीजिए कि कौन कौन से अलाउंसेस हैं। और ये एक परक्विजिट, ये आप लर्न करिए जो 2019 में पूछा गया है। हाँ, कौन से एग्जेम्प्टेड परक्विजिट है वो 2019 में पूछा गया है, वो आप लर्न कर दिए। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80CCC एंड 80CCD, तो ये डिडक्शन आप लर्न करिए। सम्स के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सैलरी का सम बच्चों पक्का आएगा एग्ज़ाम में, तो जो थियोरी मैंने कही है वो थियोरी भी आप लर्न करेंगे और साथ में सैलरी भी करेंगे। एक और अभी स्कीम्स आपको समझाऊंगी तब आपको डिटेल देती हूँ। उसके बाद सैलरी के बाद हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में भी आपका सम आएगा और सम के साथ साथ वो कंबाइन में थियोरी पूछेंगे। हम एक मॉडल 2019 का पेपर लेंगे और उसके बेस पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि कैसे करना है। अब जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अंडर विच हैड द टैक्सेबल द होल जो सिस्टम है काम करती है, तो इसे आप एक बार पढ़ेंगे। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी नेसेसरी, मतलब कि हाउस प्रॉपर्टी अगर है आपके पास तो वो बेसिक जो जिस स्ट्रक्चर पे खड़ी है, तो आप एक बार इसे पढ़ लेंगे और लर्न आप ये करेंगे कि मीनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ एनुअल वैल्यू 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एनुअल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्रॉस एनुअल वैल्यू कैसे करते हैं, तो वो आपको लर्न करना है, राइट। इसके बाद इसमें सम्स होंगे। सम्स में आपकी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से आपके सम्स आएंगे। कौन कौन से डिडक्शन अलाउड है तो वो रहेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी है, तो इनकम टैक्स अथॉरिटी कोई अलग यूनिट नहीं है, पर इसके क्वेश्चन आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी कि पहले जो 4 चैप्टर्स है थियरी उसी में कंबाइन आएंगे। मैं स्कीम में आपको समझाऊंगी। अभी आप देखिए इनकम टैक्स अथॉरिटी, उसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसे है, तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटी ये आपको पता होना चाहिए। इतना सारा लर्न नहीं करना है, पर आपको पता होना चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड अपीलेट अथॉरिटी होती है।
एग्जीक्यूटिव ऑथोरिटी में फाइनेंस मिनिस्टर, CBDT सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सब होते हैं, जबकि अपेलेट अथॉरिटी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ट्रिब्यूनल ये सब होते हैं। इसमें से आपको लर्न करना है क्या है, तो दिसंबर और जनवरी दोनों ही में 2021 में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स CBDT ये पूछा गया, इसको आप लर्न करेंगे। देन 2018 में पूछा है असेसिंग ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर्स पूछे हैं, तो वो आप लर्न करेंगे। देन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पूछा नहीं, आप एक बार पढ़ लेंगे। देन दिस सेटलमेंट कमीशन 2021 में पूछा, इसे आप एक बार देख लेंगे, राइट। उसके बाद आपका इनकम टैक्स अथॉरिटी के बाद ये भी थ्योरी का चैप्टर है जो आपकी थ्योरी में ही कंबाइन करके आ जाएगा। और उसमें सबसे पहले आपको करना है PAN परमानेंट अकाउंट नंबर पान। 2018 2021 में दिसंबर और जनवरी दोनों में, यानी कि 3 बार यूनिवर्सिटी में पूछी हुई चीज़ है पान, राइट। आप सभी जानते हैं उनके बारे में, पान के बारे में। दिस कोटिंग ऑफ आधार नंबर, इसे आप एक बार जरूर पढ़ के जाइए। देन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट किस तरह के और कितने टाइप्स के होते हैं वो एक बार आप पढ़ लेना। देन बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, एक पूरे क्वेश्चन में से एक मुद्दा है, एक पॉइंट है जिसको 2018 में पूछा गया है, तो वो एक आप पढ़ के जाइए। और मेरे तरफ से एक एडवाइस है, आप ये फेसलेस असेसमेंट भी अच्छे से पढ़ के जाइए। देन यू हैव रिकवरी ऑफ टैक्स, उसमें टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS 2021 में पूछा है क्वेश्चन है, उसे आप एक बार ज़रूर देख कर जाइए। एंड देन यू हैव एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, द लास्ट वन, दिस वन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स 2018 में पूछा है, उसे आप पढ़ के जाइए। स्कोप ऑफ टैक्स मैनेजमेंट एक थ्योरी के पॉइंट्स हैं कि भाई क्या क्या स्कोप है, उसे एक बार लर्न करें, वो नहीं पूछा है पर इस बार लर्न करके जाइए। तो ये आपके थ्योरी के पॉइंट्स हुए। ये जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें से मैंने थ्योरी निकाल के आपको दे दी, ये यूनिट वाइज नहीं, यूनिट वाइज अभी मैं आपको समझाती हूँ। आपका जो टैक्सेशन है उसमें इम्पॉर्टेंट थ्योरी में इंट्रोडक्शन इज थियोरी, डेफिनेशन इज थियोरी, रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन असेसी थियोरी एंड प्रैक्टिकल थ्योरी, इसमें से भी लर्न करने। एग्जाम्प्टेड इनकम थ्योरी, सैलरी इनकम प्रैक्टिकल, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी प्रैक्टिकल एंड इनकम टैक्स अथॉरिटी थ्योरी। ये समझ में आया बच्चों? ये मैंने आपको बाइफरगेट कर दिया कि कौन कौन से चैप्टर है जिसमें से आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल आएगी। तो आइडियली देखा जाए तो प्रैक्टिकल के लिए 3 ही चैप्टर, एक रेसिडेंशियल स्टेटस जो मैंने आपको समझा दिया, सैलरी इनकम एंड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये मैं ट्राई करती हूँ वीडियोज़ बनाने के लिए। तो ये 3 आपके प्रैक्टिकल हुए। तो जो 3 प्रैक्टिकल हैं उसके क्वेश्चन के अंदर भी थ्योरी आएगी, जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर थ्योरी टिक कराई है। पर मोस्टली क्या होगा कि सम्स के लिए आप जो रेडी करते हो ना, जो बेसिस क्लियर करते हो, वही आपकी थ्योरी होती है। अब अगर हम बात करते हैं पेपर स्टाइल की कि भाई पेपर स्टाइल और पेपर स्कीम कैसी होगी। अच्छा, वो मैं लास्ट में कर देती हूँ, पहले मैं गुजराती में एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो गुजराती के बच्चे भी वीडियोज़ के लिए वो गुजराती की मांगते हैं, तो उसमें हम बात करें तो सेम थिंग जस्ट लाइक इंग्लिश। परिचय એ તમારું થિયોરી, વ્યાખ્યાઓ થિયોરી, કર ભરનાર રહેઠાણનો દરજ્જો એ તમારું થિયોરી પ્લસ પ્રેક્ટિકલ, કરમુક્ત આવકો થિયોરી, પગારની આવક પ્રેક્ટિકલ, મકાન મિલકત આવક પ્રેક્ટિકલ, આવકવેરાના સત્તાવાળો થિયોરી અને આકારણીની કાર્યવાહી અને કરની વસૂલાત થિયોરી। इंग्लिश मीडियम में असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस थ्योरी। सो इन दोनों में ही आपको दिख रहा होगा कि थ्योरी जो TT लिखा है और प्रैक्टिकल जो PP लिखा हुआ है। तो टोटल आपके 8 चैप्टर हैं जिसमें से 3 आपके प्रैक्टिकल प्योरली जाते हैं और बाकी के जो 5 है वो थ्योरी के जाते हैं। अब हमें एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर करना है उसमें गुजराती में परिचय में सबसे पहले भारत में आवकवेराना इतिहास वाँचीने जजो। आवकवेराना कायदाना स्त्रोत, हेडिंग्स ने ए बधुं एक बार जोई लेजो। देन प्रत्यक्ष करवेराना फायदा गैरफायदा, परोक्ष करवेराना फायदा अने गैरफायदा, ओके। तो आ तमारो जे फर्स्ट चैप्टर परिचय छे ए थयो। सेकेंड छे व्याख्याओ, जेमां तमारे अलग अलग व्याख्याओ करवानी आवशे, पण आ व्याख्याओ थोड़ीक लांबी हशे, मोटी हशे। जेम के व्याख्याओमां सौथी पहेला आवक ए करी लेवानुं तमारे। कया वर्षमां पूछायुं छे ए पण हूँ तमने जोड़े कहेती जाऊँ। जे आवक छे ए पूछायुं छे 2019 ना पेपर में। आवक जे छे ए 2018 में पूछायुं छे। एना पछी आवशे तमारुं
SSC કરદાતા અથવા કર ભરનાર, દેટ ઇઝ 2021ના પેપરમાં પૂછાયું છે. એના પછી આકારણી, અસેસમેન્ટ યર અને પ્રીવિયસ યર, આકારણી વર્ષ અને એના આગલું વર્ષ એટલે કે પાછલું વર્ષ. આ કોઈ વર્ષમાં નથી પૂછ્યા, પણ દાખલા ગણવા માટે પણ આવડવું જોઈએ અને થિયરી માટે પણ જરૂરી છે. એના પછી તમારો જે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આવશે એ વ્યક્તિનો, શખ્સ આર પર્સન, એ તમારે એની અંદર ખાસ કરીને આ જે છે એઓપી શખ્સોનું મંડળ અને વ્યક્તિઓનો સમૂહ BOI, આ 2018 અને 2021 બંનેમાં એક અલગ વસ્તુ તરીકે પૂછાય છે વ્યક્તિઓનો સમૂહ. તો એક આ તમારે આખું કરી નાખવાનું. એના પછી વ્યાખ્યામાં તમારે કરવાનું કંપની આઈ થિંક 2019માં પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન્સ છે. એના પછી આઈ થિંક દેટ્સ ઇટ. આટલું તમારે વાંચીને જવાનું. એક આ વાંચી જજો, સ્કોપ ઓફ ટેક્સ પ્લાનિંગ, એટલે કર આયોજનની પ્રકૃતિ અને તેનો વ્યાપ, જે તમારો છેલ્લો ક્વેશ્ચન છે. એના પછી આ બધા જે તફાવત આપેલા છે કે કરવેરાનું આયોજન અને કર પરિવર્જન, કરવેરાનું આયોજન અને કર ચોરી, અને કરવેરાનું આયોજન અને કરવેરા સંચાલન, આ 3 તફાવત તમે કરીને જાઓ એટલે આ તફાવતમાં શોર્ટ નોટ્સ પૂછાય, આમાંથી MCQ પૂછાય, આમાંથી કંઈ પણ પૂછાય તમને આવડે. એના પછી આપણે વાત કરીશું કરવેરાના આયોજનના હેતુ. આ ખાલી એકવાર વાંચું, તમે તફાવતને બધું વ્યવસ્થિત લર્ન કર્યું ને એટલે બાકીનું આવડે. આ તમારું બીજું ચેપ્ટર વ્યાખ્યા. એના પછી આવે કર ભરનારના રહેઠાણનો દરજ્જો, રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ ઓફ એન અસેસી, યા રાઈટ. તો આની અંદર તમને દાખલા, મેં ઇંગ્લિશ મીડિયમ અને આઈ થિંક હું હિન્દીમાં જ બોલું છું એટલે બંને મીડિયમના છોકરાઓને ખબર પડે. તો 3 કે 4 વિડીયો અવેલેબલ છે જેની અંદર મેં આ દાખલા કરાયા છે, તો પ્લીઝ ગો એન્ડ ચેક દેટ વિડીયોઝ. એ સિવાય તમને બેઝિક્સ દાખલા ગણવા માટે બી તમારે અમુક બેઝિક કન્ડિશન કરવી પડે, જેમાં રહીશ એની જે વ્યાખ્યા છે સામાન્ય રહીશ અને બિન રહીશ, આ તમારે વાંચી જવું. દાખલા માટે પણ જરૂરી છે અને દાખલાની જોડે પૂછાય તો એની જે શરતો છે કે રહીશ કોને કહેવાય, બિન રહીશ કોને કહેવાય, એ તમને આવડે. બરાબર. આના પછીની વાત કરીએ આ પર્ટિક્યુલર ચેપ્ટરમાં, તો આઈ થિંક દેટ્સ ઇટ. યા કર ભરનાર રહેઠાણનો દરજ્જો, પ્રેક્ટિકલ પ્લસ થિયરી બંને આમાં છે. અને મેં તમને કીધું કે થિયરી એ જ છે જે દાખલા માટે છે. એના પછી આવશે કર મુક્ત આવકો, જે પ્યોરલી થિયરી છે. એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ, એમાં તમારે ખાસ કરીને આ કરી જવાનું, કર મુક્તિ, કપાતો અને રાહતો. એટલે તમને ઓવરઓલ આનો શું આઈડિયા આવી જાય કે આ બધું છે શું, કરમુક્ત આવકો શું, કલમ 80 હેઠળ કઈ કપાતો અને રાહતો. બરાબર. આઈ થિંક આની અંદર તમારે બીજું કંઈ વધારે વાંચવાની જરૂર નથી, કારણ કે કમ્બાઈન કરીને આમને આ ચેપ્ટરને પૂછી લેશે રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસમાં, એટલે કે રહેઠાણના દરજ્જામાં. એના પછી આવશે આપણું મોટું ચેપ્ટર, જેમાંથી દાખલો એક મોટો પૂછાશે 14 માર્ક્સનો, અને સાથે થિયરી પણ એની અંદર ઇન્ક્લુડ કરી શકે. તો આમાં શું કરવાનું, તો એક તો તમારે આ આવકનું નિવેદન છે એ ગોખી નાખવાનું. કરપાત્ર આવકનો આખો આ જે ચાર્ટ બન્યો છે, જે ગ્રાફ બન્યો છે, જે ઇમેજ છે, એને સમજી લેવાની કે કઈ કઈ આવકો છે. રાઈટ. આ તો તમારે કરવું જ પડશે દાખલા માટે, ધીસ વન. એટલે એ તમને દાખલા માટે બી કામ આવે અને થિયરી માટે બી. ભથ્થાઓ, એક આ તમારે વાંચી જવાના. કલમ 80C હેઠળ કઈ રકમો કપાતને પાત્ર છે, આ દાખલા માટે જરૂરી જ છે. તમે દાખલા માટે બી વાંચો અને સાથે સાથે તમારો થિયરી પોર્શન પણ એની અંદર રેડી થતો જાય. એના પછી તમારે એક આ સવલતો પરક્વિઝિટ છે એ વાંચી જવાની. 2019માં પૂછાયું છે કે સવલતો કઈ કઈ જે છે એ કરમુક્ત છે, કયા કર્મચારીઓ માટે કરમુક્ત છે. તો એક આ તમારે સવલતોવાળો જે ક્વેશ્ચન છે એ કરીને જવાનો. રાઈટ. કઈ સવલતો એક્ઝેમ્પ્ટેડ છે, ઇંગ્લિશમાં એને કહેવાય પરક્વિઝિટ્સ. ઓકે. એના પછી અલાઉન્સીસ, એટલે કે એ થઈ ગયું આપણું, પરક્વિઝિટ થઈ ગયું. આઈ થિંક સેલરીમાં તમારે જે થિયરી છે એ થિયરી પણ તમારા દાખલા માટે જરૂરી છે. એટલે બધું વાઇસે વર્સા જ થાય બેટા, તમે એક કરો એટલે બીજું એની જોડે ઓટોમેટિક તૈયાર થાય. કારણ કે છોકરાઓ માટે પણ ટેક્સેશન એવો સબ્જેક્ટ છે જે પહેલી વાર ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયો છે, એટલે એટલું બધું બી ટફ ના કરે. એ સિવાય કલમ 80C 80CCC હેઠળ કઈ રકમો કરપાત્ર છે એ જે તમારા દાખલા માટે બી જરૂરી છે, એક એ વાળો મુદ્દો છે એ પણ તમારે કરી જવાનો. રાઈટ. હા, જે મેં તમને કરાવ્યું. ઓકે, ચલો. તો પછી આ તમારું પગારની આવકનો ચેપ્ટર છે, જેમાં તમારે એકચ્યુઅલી સમ્સ કરવાના છે અને સમ્સ માટે તમારે થિયરી કરવાની છે, અને એ જ થિયરી તમારી એક્ઝામમાં આવતી હોય છે. એના પછી આપણે આગળ વધીએ. પગાર પછી મકાન મિલકતની આવક છે. પગારનું ચેપ્ટર તમે જોઈ શકો છો કે ઇટ્સ અ ફૂલ ફ્લેજ ચેપ્ટર. સી,
અને એના માટે તમારે થિયરી પ્લસ સમ્સ બંને વસ્તુ પર એટલું જ ફોકસ કરવું પડશે. ઓકે, લેટ્સ ગો ફોર ધ નેક્સ્ટ વન, મકાન મિલકતની આવક. એની અંદર એક આ તમારે પહેલાં ટેબલ જોઈ લેવાનું કે કઈ કઈ મકાન મિલકતની આવકો છે, શું છે. મકાન મિલકતની આવકની જે ગણતરી છે એના માટે ગ્રોસ વાર્ષિક મૂલ્યનું નિર્ધારણ થાય છે, એન્યુઅલ વેલ્યુ. એ તમારે વાંચી જવાનું કે એનું કેલ્ક્યુલેશન કઈ રીતે થાય છે. દાખલા માટે બી જરૂર છે અને થિયરીમાં બી એમને પૂછવું હોય તો આ વસ્તુ એ પૂછી શકે છે. ઓકે, મકાન જે છે એ જે ટાઈપ પ્રમાણે હોય છે, જેમ કે સ્વવપરાશ માટેનું હોય છે, આ એન્યુઅલ વેલ્યુ ઓફ સ્વવપરાશ માટેનું. પછી તમે જે અમુક ભાગ ભાડે આપેલો હોય, અમુક ભાગ રહેઠાણ માટેનો હોય, અંગત વપરાશનો હોય, સહમાલિકીનું હોય, તો આ દાખલા માટે જ જરૂરી છે. પણ આને દાખલાની સાથે સાથે ઓપ્શનમાં થિયરીમાં પણ પૂછી શકે, તો એ રીતે તમારે તૈયારી કરવી પડે. તો અહીંયા મકાન મિલકતની જે આવક છે એમાં દાખલા પ્લસ થિયરી બંનેની તૈયારી કરવી. હવે આપણે આવી જઈએ મકાન મિલકત પછી એવા ચેપ્ટરમાં જ્યાં પૂરું થિયરી છે, જેની અંદર આવકવેરાના સત્તાવાળો આ એક ચેપ્ટર છે. હવે આ જે ચેપ્ટર છે ને એ અલગથી કંઈ યુનિટ નથી, એ તમને પહેલાં બીજા ત્રીજા યુનિટની જે થિયરી છે એની અંદર જ એ ઇન્ક્લુડ કરીને પૂછી લે છે. એક આ વાંચી જજો, આવકવેરાનું વ્યવસ્થા તંત્ર. ભારતની અંદર આવકવેરું કઈ રીતે કામ કરે છે એની વાત છે. વહીવટી અને ન્યાયિક વ્યવસ્થા, નાણાપ્રધાન, સુપ્રીમ કોર્ટ, હાઈકોર્ટ, સમજે આ વસ્તુ. આમાં સૌથી પહેલાં તમારે જે થિયરીમાં કરવાનું છે CBDT, સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ. અને સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ જે છે યુનિવર્સિટીમાં 2 થી 3 વાર પૂછાયેલો છે CBDT. એક આ તમારે લર્ન કરીને જવાનું છે. એના પછી તમારે જે લર્ન કરવાનું છે એ છે ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર્સ, આ અને ઇન્કમ ટેક્સ કમિશનર. એ બંને તમારે લર્ન કરવાના છે. એના પછી તમારે કરવાનું છે ઇન્કમ ટેક્સ ઇન્સ્પેક્ટર. એ ત્યારે વાંચી જજો. દેન તમારું એમાં જ થિયરીમાં અકારણીની કાર્યવાહી અને કરની વસૂલાત કરીને એક ચેપ્ટર આવશે, જે પણ થિયરીમાં જ પૂછાય છે, જેમાં તમારે કરવાનું છે પાન આવશે આ રહ્યું, પરમનન્ટ અકાઉન્ટ નંબર, કાયમી ખાતા નંબર. યુનિવર્સિટીમાં 2 વાર પૂછાઈ ચૂક્યું છે, તમને બધાને એના વિશે ખબર છે, પણ છતાં એ કરીને જવાનું. એના પછી એક કરજો અકારણીનો અર્થ અને આકારણીના પ્રકાર. આગળ એટલું વાંચ્યું હશે ને કે આનો મતલબ જાતે જ આવડી જશે. એના પછી આઈ થિંક ડન. એક આ તમારા એક્ઝામની અંદર 1-2 વાર પૂછાઈ ગયું છે, ઉત્તમ ન્યાય બુદ્ધિથી આવકની આકારણી, બેસ્ટ જજમેન્ટ અસેસમેન્ટ. અને એક આ ફેસલેસ આકારણી, એક એ બી વાંચી જો. આ તો યુનિવર્સિટીમાં 2 વાર પૂછાઈ ચૂક્યું છે. ઓકે, આઈ થિંક ડન. TDS, ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ, પ્રાપ્તિ સ્થાનેથી કપાયેલો આવકવેરો, એક એ વાંચી જજો. આ પણ યુનિવર્સિટીમાં પૂછાઈ ગયું છે. એડવાન્સ પેમેન્ટ ઓફ ટેક્સ, એક આ વાંચીને જજો. બસ ડન. આટલું જ થિયરીમાં છે. તમને એમ તો ગમે આટલું જ, યસ થિયરી છે, પણ કરવી પડશે બેટા, બિકોઝ ટેક્સેશન તમારા માટે એક એવો સબ્જેક્ટ છે જે તમે પહેલી વાર ભણો છો અને તમને ખરેખર એવું લાગે છે કે મેમ આ અમને અઘરો પડે છે, પણ એનું એક થોડુંક આપણે એની એક સ્ટ્રેટેજી સમજી લઈએ. ગુજરાત યુનિવર્સિટી 2019નું મારી પાસે ક્વેશ્ચન પેપર છે, જેની અંદર ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન શોર્ટ નોટ્સ, 14 માર્ક્સની શોર્ટ નોટ્સ છે, 7-7ની. એની ઓરમાં પણ 7 અને 7 માર્ક્સનો ક્વેશ્ચન છે. ક્વેશ્ચન 1 દેટ ઇઝ યોર થિયરી પ્યોરલી. ક્યાંથી આવશે આ થિયરી? તો જુઓ, ડિસ્કસ ધ સ્ટ્રક્ચર ઓફ ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી, પ્રીવિયસ યર, પ્રોવિઝન ઓફ પ્રીવિયસ યર, એડવાન્ટેજીસ એન્ડ ડિસએડવાન્ટેજીસ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ એન્ડ કંપની, ડેફિનેશન કંપનીની. એટલે કે તમારો જે ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે એ ક્યાંથી આવશે? તો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનની અંદર ઓબ્જેક્ટિવ, હિસ્ટ્રી, ડેફિનેશન્સ એન્ડ ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી. એટલે કે તમે ફર્સ્ટ ચેપ્ટરની વાત કરો તો અહીંયા શું આવી શકે આમાંથી? ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં ઇન્ટ્રોડક્શન્સ, ડેફિનેશન એન્ડ ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી. એટલે 1, 2 અને 3. ગોટ ઇટ? લાઇનસર નહીં જવાનું. પહેલો ક્વેશ્ચન એટલે થિયરી, ઇન્ટ્રોડક્શન, ડેફિનેશન એન્ડ ઇન્કમ ટેક્સ ઓથોરિટી. આ ત્રણેયમાંથી, એટલે કે ચેપ્ટર 1, 2 and 7, 1, 2 and 7 આખો થિયરી 14 માર્ક્સ. વાત કરીએ ક્વેશ્ચન 2, આ ચેપ્ટર્સ. ક્વેશ્ચન 2 શું છે? તો ક્વેશ્ચન 2
રાઇટ અ નોટ ઓન ઇન્કમ ટેક્સ રિટર્ન એન્ડ ટાઈપ ઓફ અસેસમેન્ટ, અને એની ઓપ્શનમાં રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસનો સમ અને એની જોડે ગીવ લિસ્ટ ઓફ 7 એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ્સ. એક્ઝેમ્પ્ટેડ ઇન્કમ નંબર 4, રેસિડેન્શિયલ સ્ટેટસ નંબર 3, ચેપ્ટર 3, 4. સમ પ્લસ થિયરી 14 માર્ક્સ. સમ પ્લસ થિયરીની જો હું વાત કરું તો 7 માર્ક્સનો સમ અને અહીંયા 7 मार्क्स की थियोरी, सॉरी सम और थियोरी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 मार्क्स का सम, फिर थियोरी, और साथ में इस तरफ 14 मार्क्स की थियोरी. ये डिसाइडेड नहीं है कि सम्स थियोरी के ऑप्शन में निकल जाएगा, पर ओवरऑल कम्बिनेशन ये आएगा. फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव अ थियोरी फ्रॉम चैप्टर 1, 2 एंड 7, क्वेश्चन 2 चैप्टर्स 3 एंड 4, थर्ड और फोर्थ यानी कि रेसिडेंशियल स्टेटस और एग्जेम्प्टेड इनकम, इनकम टैक्स अथॉरिटी एंड असेसमेंट प्रोसीजर एंड कलेक्शन ऑफ टैक्सेस भी उसी के अंदर वो डाल के एडजस्ट कर लेंगे. यानी कि आपका चैप्टर 8 है वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ हो सकता है या तो यहाँ कॉम्बिनेशन में आएगा. ठीक है. चैप्टर 8 में हमने क्या टिक मार्क करे, चैप्टर 8 में हमने टिक मार्क करे दिस रिकवरी ऑफ टैक्स, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, समझ में. तो वो कहीं पर भी डाल सकते हैं, पर आपको करना है, आपको ऑप्शन में नहीं निकालना. अगर आप प्रैक्टिकल में अच्छे नहीं हैं तो ये जो 4 चैप्टर है, कौन से चैप्टर, 4 चैप्टर, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, दिस 5 इज़ थियोरी. इसे लर्न कर लो, आप पास हो जाओगे. एंड MCQ प्लस MCQ, सिर्फ पास होने की बात है, सिर्फ पास होने की बात है. अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो फिर आपका जो रेसिडेंशियल स्टेटस चैप्टर 3 है, ये थियोरी प्लस प्रैक्टिकल है, इसको इसके अंदर डाल देना, ये आपको करना है. ठीक है. आराम से पास हो जाएंगे अगर आप 1, 2, 3, 4, 7, 8 करते हैं, जिसमें सिर्फ थियोरी में प्रैक्टिकल है, सम्स है, जो मैं जिसके वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगे. अब बात करते हैं हम यूनिट क्वेश्चन 3. क्वेश्चन 3 इज़ योर चैप्टर 5. कौन सा? सैलरी. 14. कैसे? तो चैप्टर क्वेश्चन 3 ये रहा, कंप्यूट द टैक्सेबल सैलरी, 14 मार्क्स का क्वेश्चन. उसके और में एग्जेम्प्टेड परक्विजिट जो उसी का हिस्सा है थियोरी का, और 7 मार्क्स का एक छोटा सा सम है जहाँ पर आपको सेम चीज़ करनी है, यू हैव टू कैलकुलेट द सैलरी. मतलब कि सैलरी T प्लस P, थियोरी प्लस प्रैक्टिकल, लेकिन ये थियोरी जो है वो प्रैक्टिकल के लिए आपको करनी ही पड़ेगी. समझ में. अब बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, विच इज़ योर चैप्टर 6, दैट इज़ हाउस प्रॉपर्टी. हाउस प्रॉपर्टी 14 मार्क्स. चलिए देखते हैं. ये रहा क्वेश्चन 4. हाउस प्रॉपर्टी का 14 मार्क्स का ये आपका सम है, जिसके ऑप्शन में साथ साथ टैक्सेबिलिटी ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड स्टेप फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस एनुअल वैल्यू GAV जो मैंने आपको MP में दिए, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों ही हाउस प्रॉपर्टी के हैं. ज़रूरी नहीं है बेटा कि 14 मार्क्स के सम्स के सामने 14 मार्क्स की थियोरी है, कभी कभी सम ही आ जाता है हाउस प्रॉपर्टी का, थ्योरी आती नहीं है. समझ में. तो इट डिपेंड्स टोटली, लेकिन आपका पूरा पेपर स्ट्रक्चर और क्वेश्चन 5 MCQ 14 मार्क्स जो इन चारों में से आएंगे. सो द पॉइंट इज़ दैट आपको क्या करना है, अगर आपको प्रॉब्लम है टैक्सेशन में बहुत ज़ोरदार, तो थ्योरी पे फोकस करो, प्रैक्टिकल अगर नहीं आता है, और एक चैप्टर प्रैक्टिकल करना है रेसिडेंशियल स्टेटस जो मैंने पढ़ा है. यानी 1, 2, 3, 4, 7, 8 चैप्टर. कहाँ से? यहाँ से. हाँ, यूनिट नहीं बोल रही, चैप्टर बोल रही. 1, 2, 3, 4, 7 एंड 8 ये थ्योरी पूरा है, और प्रैक्टिकल में रेसिडेंशियल स्टेटस. और अगर आपको फर्स्ट क्लास 60 से ऊपर मार्क्स चाहिए तो आपको साथ में सैलरी और हाउस प्रॉपर्टी के साथ आने चाहिए. समझ में आया. तो ये हुआ आपका स्कीम, पेपर स्टाइल, जिसके अंदर मैंने कहा कि आपका जो लास्ट के 7 और 8 चैप्टर हैं वो यहाँ कहीं इन दोनों में एडजस्ट कर देंगे. ठीक है. IMPs मैंने आपको दिए हैं, उसे पढ़ के जाए. थियोरी में सम्स एक चैप्टर के अवेलेबल है. आई एम ट्राइंग फॉर द सैलरी एंड हाउस प्रॉपर्टी, दोनों में से किसी का भी वीडियो डालने की कोशिश करूँगी. जो भी इंपॉर्टेंट थियोरी दी है उसे पढ़ना शुरू करिए. वीडियो जल्दी अपलोड करूँगी ताकि आप अभी से पढ़ें, अब आपके पास टाइम कम है. सो वर्क हार्ड. पेपर आपके यूनिवर्सिटी के इस बार इतने आसान नहीं होंगे जितने कोरोना के टाइम में थे. सो वर्क हार्ड. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन एवरीवन, बाय बाय.